नमस्कार, द जनता में हार्दिक स्वागत है। मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन? एक मजदूर जिसके दर्द को दिखला करके टीवी चैनल टीआरपी बटोर लेते हैं। एक मजदूर जिसकी दर्द को शब्दों में पिरो करके एक कवि महफिल लूट लेता है। एक मजदूर जिसकी भावनाओं को हथियार बना करके एक नेता कुर्सी पा लेता है, परंतु मजदूर सड़क पे ही जन्म लेता है और सड़क पे ही मर जाता है। इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मुकुल सिंह चौहान। ये वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता कर रहे हैं। साथ ही ये राष्ट्रीय स्तर के प्रखर वक्ता हैं। समय समय पर अपनी बात ये बेबाकी से रखते हैं, ये न डरते हैं, ये न झुकते हैं, ये बात अपनी ताल ठोक कर रखते हैं। जय जनता में स्वागत है मुकुल सिंह चौहान कार्यक्रम का। और पहला सवाल मुकुल जी आपसे मेरा, लॉकडाउन होना चाहिए, जरूरत थी? क्योंकि कई ऐसे देश, यहाँ तक कि चीन ने भी पूरे देश को लॉकडाउन नहीं किया था, अमेरिका ने भी नहीं किया, साथ साथ चल, और अब भी भारत को दोबारा से खोलना ही पड़ा। तो आपको नहीं लगता कि अगर थोड़ी सी इंडस्ट्रीज खुली रहती ऑड इवन फॉर्मूले के साथ और कोई प्लान के साथ, कम मजदूर के साथ, तो इतने मात्रा में मजदूर घरों की ओर नहीं जाते? देखो हर्ष, बात ये है कि हमारे जो प्रधान सेवक हैं इस समय, प्रधानमंत्री हैं जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो कड़ा और बड़ा फैसला लेने का जो तरीका है उसकी बड़ी प्रशंसा होनी चाहिए। वो कड़े और बड़े फैसले तो ले लेते हैं, लेकिन उनके फैसलों में मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि इस देश का हाशिए का समाज रहता ही नहीं जी। चाहे आप अभी के फैसले पर बात कर लीजिए, चाहे उन्होंने जो पुराने फैसले लिए आप उन पर बात कर लीजिए। हमारे यहाँ व्यवस्था में कहा जाता है कि हम जिस डेमोक्रेसी में रहते हैं, जिस लोकतंत्र में रहते हैं, हम वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं और यहाँ पर पंक्ति में बैठे हमारा हर फैसला, गांधी जी कहते थे, ये सोच करके होना चाहिए कि जो व्यक्ति आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ है उस पर इस फैसले का क्या असर होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बात की शुरुआत इस बात से की थी कि इस देश की राजनीति में गरीब, असहाय, मजदूर, शोषित, पीड़ित, इस समुदाय की बात ही नहीं की जाएगी क्योंकि वो उनकी रडार में ही नहीं। तो ये फैसला भी मुझे ऐसा ही लगता है कि जो तुम कह रहे हो कि संपूर्ण लॉकडाउन और करने का फैसला, ये एक तरीके से इस समय मैं व्यक्तिगत रूप से इसके पक्ष में था कि लॉकडाउन होना चाहिए था, क्योंकि यही एकमात्र रेमेडी थी। दवा है नहीं, भारत के पास संसाधन है नहीं, ये हम सबको मान लेना चाहिए कि भारत के पास ना तो अस्पताल है, ना इतनी जनसंख्या के लिए जितने डॉक्टर्स होने चाहिए वो हैं, किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की सुविधा नहीं है कि हम इतनी बड़ी महामारी से लड़ सकें। तो लॉकडाउन एकमात्र अंतिम फैसला था जो लिया जाना चाहिए था। अब जो तुमने बात उठाई कि ये फैसला क्या पूरी तरह से लेना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि कड़े फैसले में अव्यवस्था बहुत ज्यादा रही। ये हमारा ब्रह्मास्त्र था। अभी हमें नहीं पता है कि हम कौन से चरण पर हैं इस समस्या के। हम 1/3 पार करके आ चुके हैं, आधी हमने समस्या को पार कर लिया, हमें कुछ नहीं पता। हमारे यहाँ अभी आंकड़े 1 लाख के पार चले गए, तो हमें नहीं पता है कि एक्सट्रीम है या अभी हम बस चलना शुरू किए हैं। तो ये हमने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर दिया है। अब हमारे पास इतना ना तो हम ये कर सकते हैं कि हम फिर से लॉकडाउन कर पाए, वरना अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, लोग भूख से मरने लगेंगे। तो हमने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर टाइम जो सही टाइम पे क्या चीज यूज करना चाहिए उसमें फेलियर हुई है कि थोड़ा और बिल्कुल। और इसको लागू करने में, फैसले में उतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितना इसके कार्यान्वयन में मुझे व्यक्तिगत रूप से समस्या लगती है जी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में आजादी के हमें 7 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, आखिर क्या वजह है कि मजदूरों की हालत आज भी वैसी ही है? आज जब हम दृश्य देखते हैं, मजदूर जब पैदल घरों की ओर जा रहे हैं, तो वो दृश्य हमें वो ताजा होती जब आजादी के वक्त भी ऐसे ही लोग गठरी बांध करके और सरहद पार जाने के लिए मजबूर हो गए थे। आखिर क्या वजह है कि मजदूरों की हालत इतने सालों बाद भी नहीं? बिल्कुल, ये इतनी ज्यादा आश्चर्य की बात है कि जिस देश में हम दम्भ भरते हैं, विकास का दम्भ भरते हैं, जिस देश में हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं जो सुनने में, आज हमारे संपूर्ण देश के पास, देश की इकोनॉमी में इतनी जगह नहीं थी, इतना पैसा नहीं था, पूरी इतनी बड़ी जीडीपी वाला देश जो अपने मजदूरों को खिला पाता 2 महीने 3 महीने। सारी व्यवस्थाओं की पोल खुल चुकी है, अब सबके सामने है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। सोशल मीडिया का और जो जनता जैसे चैनल्स हैं, इनका बहुत शुक्रिया कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने अब छिप नहीं पाती, वो आ जाती हैं। तो जो तुम्हारा सवाल था, मैं इस पर आता हूँ, जो आपका सवाल था कि
हमारे यहाँ पर हमने हमेशा, भाई आप ये देखिए कि दो तरीके की मेनली जॉब कही जाती हैं, एक तो ब्लू कॉलर जॉब है, एक व्हाइट कॉलर जॉब है, लेकिन हमने सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज को रखा है। भाई व्हाइट कॉलर जॉब में वो लोग हो गए जो सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं। ब्लू कॉलर जॉब में वो लोग हो गए जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे यहाँ अखबार फेंक रहे हैं वो भी काम कर रहा है, जिसकी कहीं गिनती नहीं है। जो दुकानों में व्यक्ति काम कर रहा है उसकी कोई गिनती नहीं है। हलवाई शॉप्स में जो काम कर रहा है उसकी कोई गिनती नहीं है। तो ऐसे लोग जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, जो सुबह कमाते हैं तब जाकर के उनको शाम को कुछ पैसा मिलता है, तब वो उससे खाना खा पाते हैं, उस व्यक्ति के पास इतनी सेविंग नहीं है कि वो 2 महीने तक बिना काम किए। इलिटरेसी इसकी बड़ी वजह है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया कि ट्रेनिंग नहीं है भाई। स्किल ट्रेनिंग जो होनी चाहिए उसका एक बड़ा हिस्सा होता है कि हम उसमें ये भी सिखाएं कि आपको जो पैसा मिल रहा है आप उसको खर्च किस तरीके से कर रहे हैं। और इतना बड़ा पैंडेमिक होने के बाद हमेशा कोई भी प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत सारी चीजें लाती है, पॉजिटिव भी करती है कि अगर हम उस पर काम करना चाहें। जैसे इस समस्या के बाद हमें बहुत सारी चीजें पता चली कि कहाँ कहाँ हम कमजोर हैं, कहाँ कहाँ हमको काम करने की जरूरत है। तो उसमें एक बड़ी चीज ये भी आई है कि हमें अब इस चीज को कम से कम, जो हुआ सो हुआ, अब कम से कम इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है, मजदूर तबका है, जिसके पास सेविंग ना के बराबर है, जो शायद सबसे ज्यादा काम करता है, पूरे दिन काम करता है, वो गारा ढोता है, ईंटें ढोता है, उसके पास वो घर बैठ कर कम से कम 2 वक्त का खाना खा पाए। तो इलेक्ट्रिसिटी भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। जिस तरीके से संकट की घड़ी में न केवल सरकार बल्कि जहां मजदूर काम करता था जिस फैक्ट्री में, उनके मालिकों ने भी जिस तरीके से उनको धोखा दे दिया, उससे काफी आहत दिख रहे थे वो। तो वो यही कह रहे थे कि अब न आए हम परदेश। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से, अगर जिस तरीके से, एक तो पहला सवाल यही उठता है कि इतना पलायन क्यों हुआ, कितने क्यों मजबूर हुए, वहां इंडस्ट्रीज क्यों नहीं उनके राज्यों में काम मिला, और दूसरा वजह ये है कि अगर वो नहीं आएंगे तो क्या भविष्य में अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंता की बात है? आप मानते हैं इस चीज को? देखो हर्ष, ये बहुत चिंतन का विषय है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि वो आएंगे। वो अभी रोष में है, परेशान है, लेकिन वो आएंगे। क्यों आएंगे? उसका कारण है क्योंकि उन्हें आना पड़ेगा। आप ये देखिए कि वो मजदूर यहाँ आए क्यों थे। उनके पास जो मैक्सिमम मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसमें बहुसंख्यक लोग जो थे, उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो इसलिए आए थे कि उनके गांव में खेती कर सकते थे, वो 2 वक्त खाना खा सकते थे। लेकिन वहाँ इसलिए आए कि शायद उन्हें मनरेगा से ज्यादा पैसा तब मिलेगा जब वो दिल्ली जाकर के काम करें, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को, अब हमारे यहाँ पर एक चलन चला है कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना है, इसकी अवेयरनेस है, भले वो खुद नहीं पढ़ पाए तो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी पढ़े, अंग्रेजी मीडियम में जाए। ऐसे बहुत बड़ा वर्ग था, तो इसलिए यहाँ आना पड़ रहा है। तो वो आना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि गांव में पैसा नहीं है। इकोनॉमी की बहुत जर्जर स्थिति है गांव में। मैं अगर अपने गांव का आपको उदाहरण दूं तो मेरे गांव के बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा लोग बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। वो इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो कम से कम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा सा बढ़ा पाए। कम से कम उनके घर में अगर टेलीविजन है तो वो कम से कम एक टेलीविजन खरीद सकें, अपने बच्चे को एक स्मार्टफोन दे सकें, खाना दे सकें, एक एजुकेशन दे सकें। तो इन सारी जरूरतों के लिए उनको फिर से शहर तो आना पड़ेगा। लेकिन और एक जो दूसरा सवाल आपने किया वो ये था कि उनके जो मालिक थे उन्होंने उनसे हाथ खींच लिया। ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में आया है। हम देख रहे हैं कि इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि कुछ तो फर्म्स ऐसी हैं जिनके पास खुद ही इतना पैसा नहीं, उनकी खुद ही अब उन्हें एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगी है कि वो, क्योंकि समस्या कब तक चलेगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्हें खुद डर लग रहा है कि 3 महीने चलेगी, 2 महीने चलेगी, 1 महीने चलेगी। अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, तो इसलिए भी उन्होंने अपने जो मजदूर हैं उनका साथ छोड़ दिया। दूसरी चीज ये है कि एक तो स्वार्थी लोग हैं, जो अमीर हैं इस देश के, वो किस तरीके की सोच रखते हैं, वो अपनी प्रिविलेज का कैसा फायदा उठाते हैं, किस तरीके से ये टाइम ना सिर्फ इकोनॉमी के स्तर पर और पलायन के स्तर पे ही नहीं बुरा रहा है, ये मजदूरों के लिए, इस बात के लिए भी सबसे ज्यादा उनके जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। जिस तरीके से उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया गया है एकदम बिल्कुल कि उनका कोई पूछने वाला नहीं, कोई नेता, कोई पार्टी, कोई भी नहीं है।
का, तो ये उनके आत्मसम्मान पर भी ठेस है। आप मानते हैं कि संकट के घड़ी में राज्य और केंद्र में जो समन्वय होना चाहिए था वो उसमें कमी थी, जिस वजह से इन मजदूरों को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा है? इतना ज्यादा राजनीति हर मुद्दे में अब हावी हो गई है कि यहाँ संवेदनाओं से बहुत ऊपर है राजनीति। मतलब इतनी हास्यास्पद कहूँ, चिंता की बात कहूँ, या इस पर रोऊं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ जब माइग्रेंट लेबर सड़क पर मर रहे हैं तब यहाँ पर गेम चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जबकि पूरे देश की राजनीति को एक साथ आना चाहिए था, लोगों को आकर के एकजुट होकर के सबसे पहले देखना चाहिए था कि हमारी विचारधारा कुछ भी हो, हमारा राजनीतिक एजेंडा कुछ भी हो, इन सारी चीजों के परे हट करके सबसे पहले हमें इतनी भयावह स्थिति पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वो उन पर आरोप लगा रही है, वो सरकारें कह रही हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। मतलब कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है किसी भी प्रकार के। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर सामंजस्य की स्थिति से, इस भयंकर स्थिति से उबरने के लिए कोई सामंजस्य मुझे नहीं दिख रहा है। जी, एक सवाल और है, अंत में वही सवाल है मेरा। मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश, अन्य सभी राज्यों में कमोवेश वही तस्वीरें हमें देखने को मिली है। स्त्री जो है अपना बच्चा सड़क पे दे रही है, तो इस तरीके की भयावह स्थिति हुई है। ट्रेन में कुचल के मर रहे तो कोई ट्रक्स में मर रहा है। इसका जिम्मेदार आखिर किसको ठहरा है? उन मजदूरों को जो निकल रहे हैं, सरकारों को, या आम जनता को? कौन है जिम्मेदार? देखिए, मुझे लगता है कि इस स्थिति का जिम्मेदार पूरा समाज है। हम अगर देखें तो मैं फेसबुक पे और अन्य सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा हूँ कि लोग लिख रहे हैं कि उनके निकलने की घर से क्या जरूरत है। ऐसी मानसिकता के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस देश के वो राजनेता हैं जिनके एजेंडे में इस देश का मजदूर और किसान नहीं है। प्रत्येक वो व्यक्ति है जो ऐसी विकट परिस्थिति में भी अपने द्वेष से बाहर निकल करके, अपनी राजनीतिक पार्टी से बाहर निकल करके, अपनी विचारधारा से बाहर निकल करके नहीं सोच पा रहा है। हर वो व्यक्ति परिस्थिति का जिम्मेदार है। सड़क पर मर रहे हर एक मजदूर की मौत में हम सबका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सबका उसमें हाथ है। कहते हैं कि 1918 में जब फ्लू का संक्रमण आया था तो भारत में 1 करोड़ के आसपास लोग मरे थे। तब ब्रिटिशर्स की सरकार थी, तो तब भी कहा जाता था कि सरकारों ने छोड़ दिया था। तो क्या हम माने कि ये भी सरकार उसी जैसी है कि अपनी सरकार होने के बावजूद भी कुछ इसी तरीके का हाल हमें देखने को मिल रहा है? ये दुखद है। देखिए, तब तो हम पुलिस स्टेट में रह रहे थे, अब हम एक वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं। स्टेट मशीनरी की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय किसी का भी हो, उस व्यक्ति को, किसी भी आय वर्ग का हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, उसको बेटर थिंग्स, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाना उसकी जिम्मेदारी होती है। और आज हम उनको उनके घर तक, यहाँ मंगल पर पहुंचने का दम भरने वाला देश अपने मजदूर को मुंबई से बिहार नहीं पहुंचा पा रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचा पा रहा है। चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय किसी का भी हो, उस व्यक्ति को, किसी भी आय वर्ग का हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, उसको बेटर थिंग्स, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाना उसकी जिम्मेदारी होती है। और आज हम उनको उनके घर तक, यहाँ मंगल पर पहुंचने का दम भरने वाला देश अपने मजदूर को मुंबई से बिहार नहीं पहुंचा पा रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचा पा रहा है। ये पूरी सोसाइटी का फेलियर है। इसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ हर्ष, और आप भी जिम्मेदार हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम संवेदना के स्तर पर तो हम उन मजदूरों का साथ दे सकते हैं। कम से कम हमारी सोच में तो मजदूर आए कि हाँ चलिए कोई बात नहीं, आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम में से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो असहाय हैं, हमारे पास भी बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है, हमें खुद भी डर है आगे की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का। लेकिन क्या हम संवेदना के स्तर पर आज उस मजदूर को अपनी सोच के साथ शामिल कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब क्या बदलेगा? जो हुआ तो हुआ, जो हो रहा है ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा? ये इस पर भी हम सबको सोचने की जरूरत है कि कम से कम हम अपनी संवेदना के स्तर को बढ़ाएं
और हमारे एजेंडे में कहीं ना कहीं हमारी सोच में उस हाशिए के समाज का व्यक्ति भी मौजूद हो, सफ में खड़ा, लाइन में खड़ा आखिरी व्यक्ति भी मौजूद हो, ये बहुत जरूरी है। अंत में क्या कहेंगे? पूरे आज हम इस कार्यक्रम का समाप्त करते हैं, अंत में क्या हमारे दर्शकों को और पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये स्थिति बहुत ही भयानक है, भयावह स्थिति है। और लेकिन इतनी सारी, क्योंकि ऐसा विषय ही था और इससे मैं बड़े संवेदना के स्तर पर जुड़ा हुआ हूँ, तो नकारात्मक नहीं होना है फिर भी, क्योंकि उम्मीद की धुरी पर ही दुनिया का लट्टू नाचता है। तो हमें उम्मीद रखनी है और अपने स्तर पर हमें आवाज उठानी है। अपने स्तर पर अगर आज हम सब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट से भी असर हो रहा है, बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक पोस्ट के वायरल होने के बाद भी घर पहुंचाया गया है, पुलिस और प्रशासन ने उनकी मदद की है। तो अपने स्तर पर हम जो भी मदद कर सकते हो, जिस भी तरह से, यदि हम कुछ बोल करके मदद कर सकते हो, तो कम से कम अभी के स्तर पर हम अपनी वैचारिक आवरण से बाहर निकलें, हम अपनी पार्टियों से बाहर निकल करके सोचें, एक नागरिक के तौर पर सोच करके देखें, एक इंसान के तौर पर सोच करके देखें और उम्मीद रखें कि आगे आने वाला दिन आज से बेहतर होगा और इन स्थितियों से हम सब लड़ेंगे और फिर से हम सब मुस्कुराएंगे और इन स्थितियों के बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।